हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, पिछली क्लास में मैंने आपको संविधान सभा के बारे में पढ़ाया था कि संविधान सभा जब गठित होती है तो कितने सदस्य थे और कितने समय में संविधान का निर्माण किया और किन किन देशों से हमने संविधान उधार लिया है। तो ये सब आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भारतीय संविधान की विशेषताएँ। तो भारतीय संविधान की विशेषता क्या है ये आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो एग्जाम में कभी कभी अपने से पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की पहली विशेषता। तो भारतीय संविधान की सबसे पहली विशेषता होती है कि भारत का संविधान लिखित में है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है या सबसे लंबा संविधान है। ठीक है, तो याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान लिखित संविधान है। आ रहा समझ में। और ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित है, याद रखना फ्रेंड। और विश्व में सबसे पहले जो लिखित संविधान तैयार किया था ये किसने किया था? अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व का पहला लिखित संविधान तैयार किया था। ये आपको ध्यान रखना होगा। और फिर उसके बाद में हमारे भारत में और कई देशों में संविधान लिखा जाता है। तो जो भारत का संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है या सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है, तो ये हमारे भारत का है फ्रेंड। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब क्यों है बड़ा, क्यों है विश्व का सबसे लंबा या सबसे बड़ा संविधान? तो इसके कुछ कारण हैं। तो पहला कारण यह है कि हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, जो कि इतने भाग विश्व के किसी भी देश के संविधान में नहीं है। दूसरा कारण, इसमें जो अनुच्छेद हैं, तो भारतीय संविधान का जो हमारा जो भारतीय संविधान होता है तो इसमें 395 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395, 395 आर्टिकल है इसमें। इतने अनुच्छेद, इतने आर्टिकल विश्व के किसी भी देश के संविधान में नहीं है। फिर इसके बाद में अनुसूचियां कितनी थी? तो जब हमने संविधान बनाया था तो उस समय हमारे भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं हमारे भारतीय संविधान में। तो विश्व में किसी भी देश के संविधान में इतने भाग, इतने अनुच्छेद और इतनी अनुसूचियां नहीं हैं जो हमारे भारत के संविधान में है। इसलिए विश्व का सबसे लंबा या सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे भारत का। हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने सब कुछ हमारे भारतीय लोगों के लिए सब लिखित में देकर गए हैं। उन्होंने मौखिक रूप से कुछ भी छोड़कर नहीं गए हैं। आ रहा समझ में। जितने भी अधिकार थे, सरकार के जितने भी कार्य थे, सब उन्होंने लिखित में देकर गए हैं, ताकि आने वाले समय में या आगे चलकर किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि हमारे भारत में जो संविधान है, तो संविधान में अब तक 4 भाग जोड़े जा चुके हैं। तो ध्यान रहे कि जो मूल संविधान है हमारा, तो भारत का जो मूल संविधान है उसमें भाग तो भी 22 ही है। आ रहा समझ में। इसके बाद जो मूल अनुच्छेद हैं, तो मूल अनुच्छेद अभी भी 395 ही हैं। याद रखना, कई बार क्या होता है कि कुछ बुक्स में या कहीं कहीं पर आपको 395 के स्थान पर 450 या 455 अनुच्छेद मिलते हैं। तो फ्रेंड, वे कैसे अनुच्छेद हैं? तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा। जैसे किसी अनुच्छेद में खंड ए, ब, स, द जोड़ देते हैं, तो ऐसे खंडों को मिलाकर वे हैं 455 या 450। लेकिन जो मूल अनुच्छेद हैं, जो मेन आर्टिकल हैं, ये तो अभी भी कितने हैं? अभी भी 395 ही हैं। और जो मेन पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये अभी भी कितने हैं? 22। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अभी तक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट ऐड किए गए हैं? तो अभी तक 4 भाग इसमें जोड़े गए हैं, जो आपको ध्यान रखना होगा। तो ये 4 भाग कब कब जोड़े गए हैं? तो देखिए इसमें पहला भाग, तो पहला भाग है संविधान का 4(1) या 4A। तो इसको कब जोड़ा जाता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 4 का इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि मूल कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस खंड में या किस भाग में मूल कर्तव्यों का प्रावधान होता है? तो आपको ध्यान रखना होगा भाग 4A में या भाग 4 में ये मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। और किस संविधान संशोधन के तहत ये मूल कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो आपको ध्यान रखना होगा 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये
मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में जोड़े गए थे, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। और ये जो मूल कर्तव्य हैं, ये मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे, बाद में इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे भारतीय संविधान में इनको जोड़ा गया था। ठीक है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, पहले 10 थी। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा भाग आता है 14 क। तो 14 क इसमें क्या लिखा है, तो इसमें ट्रिब्यूनल या अधिकरण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और किस संविधान संशोधन के तहत यह जोड़े जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि यह भाग भी 42वां संविधान संशोधन 1976 1976 के अकॉर्डिंग इसको जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला जाता है 9 क। तो भारतीय संविधान का भाग 9 क या 9 अ, इसमें क्या था, तो इसमें नगर पालिकाओं के बारे में लिखा गया है या नगर पालिकाओं से संबंधित भाग इसमें जोड़ा गया है। तो किस संविधान संशोधन के तहत ये 9 क जोड़ा गया था, तो भाग 9 क या भाग 9 ए ये 74वां 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के अकॉर्डिंग इसे जोड़ा गया था, जो आपको ध्यान रखना होगा। इसमें नगर पालिकाओं के बारे में प्रावधान किया गया है, या जो नगरीय निकाय होते हैं उनके बारे में प्रावधान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला पार्ट आ जाता है, अगला भाग आता है 9 ख या 9 या 9V। तो पार्ट 9V इसमें क्या लिखा है, तो इसमें सहकारी समितियों के बारे में लिखा हुआ है, और इसको किस अमेंडमेंट के द्वारा या किस संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था, तो आपको ध्यान रखना होगा। एक अमेंडमेंट हुआ था 97वां 97, तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत इस भाग 9 ख को जोड़ा गया था। आ रहा समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में अब तक ये 4 भाग जोड़े जा चुके हैं। इसके बाद फिर एक कौन सा भाग था जिसे हमारे भारतीय संविधान से निरसित कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना होगा, ये है भाग 7। आ रहा समझ में, तो भाग 7 का को कब हटाया गया था, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो पहले अनुसूची के भाग ख के राज्य थे, ठीक है, ये इसमें भाग 7 में लिखा हुआ था। तो भाग 7 में क्या लिखा था, जो पहले अनुसूची के भाग ख के जो राज्य थे, ये इसमें प्रावधान था, ये भाग 7 में लिखा हुआ था। ठीक है, तो भाग 7 के एकमात्र अनुच्छेद जिसका नाम ध्यान रखना है आपको, तो अनुच्छेद कौन सा, तो अनुच्छेद 238 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा हटा दिया गया है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाग 7 का अनुच्छेद 238 को किस संविधान संशोधन के तहत इसे हटाया गया है, तो आपको ध्यान रखना होगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत इसे हटा दिया गया है, या निरसित कर दिया गया है, या कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला जो विशेषता है हमारे भारतीय संविधान की, तो अगली विशेषता है विभिन्न स्रोतों के द्वारा लिया गया। तो जो हमारा भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान कैसे लिखा गया है, तो हमारे भारतीय संविधान को लिखते समय कई देशों के संविधान को हमने अडॉप्ट किया है, आ रहा समझ में, और हमारे भारतीय संविधान में उनको हमने लिखा है या उनका वर्णन किया है। तो जो विभिन्न स्रोतों से हमने ग्रहण किया है, अलग अलग देशों से हमने संविधान लेकर हमने तैयार किया है। तो जो विभिन्न स्रोतों से हमने संविधान तैयार किया है, तो इन स्रोतों को हम 2 भागों में बांटते हैं। तो पहला स्रोत इसमें हो जाता है आंतरिक स्रोत, और दूसरा हो जाता है बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत का मतलब क्या हो जाता है, तो आंतरिक स्रोत का मतलब हो जाता है कि हमारे देश में जब भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 जब हमारे भारत में आया था, मतलब ब्रिटेन संसद के द्वारा इसे पारित किया जाता है और हमारे भारत में इसे लागू किया जाता है। तो जब भारत शासन अधिनियम भारत में लागू किया जाता है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 भारत में लागू हुआ, और इसमें कितने अनुच्छेद थे, तो इसमें उस समय अनुच्छेद 321 थे, ये 321 अनुच्छेद थे उस समय। और जो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो अनुच्छेद 321 थे, तो इसमें से 200 से भी ज़्यादा अनुच्छेद को हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं को एज इट इज़ हमारे भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। आ रहा समझ में, तो इसलिए ये भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे पूछा जाता है।
तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रावधान किए गए थे, तो जो 321 अनुच्छेद थे, इसमें से 200 से भी ज्यादा अनुच्छेद हूबहू हमारे भारतीय संविधान में शामिल कर लिए गए। तो इस प्रकार इस स्रोत को क्या कहते हैं? तो इसे हम आंतरिक स्रोत कहते हैं। आ रहा समझ में? फिर इसके बाद में दूसरा देखिए इसमें बाह्य स्रोत। अभी बाह्य स्रोत का मतलब क्या हो जाता है कि जो दूसरे देश थे, बाहरी देश थे, उन देशों से हमने वहां पर उनकी जो शासन व्यवस्था या वहां के संविधान का जो भी भाग हमें अच्छा लगा उसको हमने अडॉप्ट किया और हमारे भारतीय संविधान में उसे शामिल कर लिया। तो इस प्रकार का जो स्रोत होता है उसको बाह्य स्रोत कहते हैं। और इस बाह्य स्रोत में हम देखते हैं कि जैसे ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, रूस से, ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण अफ्रीका से, जहाँ जहाँ पर हमको जो भी उनका भाग अच्छा लगा या जो भी सिस्टम हमें वहाँ का अच्छा लगा उसे हमने स्वीकार किया और हमारे भारतीय संविधान में शामिल कर लिया। आ रहा समझ में? जैसे हम देखते हैं कि ब्रिटेन की जो संसदीय शासन प्रणाली है हमें अच्छी लगी तो हमने हमारे भारतीय संविधान में उसे शामिल कर लिया। फिर इसके बाद में ऐसे ही वहाँ पर ब्रिटेन की हमें एकल नागरिकता अच्छी लगी तो हमने उसको भारतीय संविधान में शामिल कर लिया। फिर इसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के मौलिक अधिकार हमें अच्छे लगे तो हमने हमारे भारतीय संविधान में शामिल कर लिया। फिर इसके बाद में आयरलैंड के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अच्छे लगे तो हमारे भारतीय संविधान में से शामिल कर लिया गया। आ रहा समझ में? तो ये बाह्य स्रोत में आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये बाह्य स्रोत में विभिन्न देशों से हमने जो संविधान को स्वीकार किया है या वहाँ से अडॉप्ट किया है और उसको हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया है, तो ऐसे स्रोत को हम बाह्य स्रोत कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए आगे अगली विशेषता होती है भारतीय संविधान की नम्यता एवं अनम्यता। अब ये नम्यता और अनम्यता का समन्वयन और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन, इसका मतलब क्या होता है? तो पहली बात आप ये समझिए कि अनम्यता का मतलब क्या होता है। तो ये जो अनम्यता शब्द होता है यह किससे मिलकर बना है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो अनम्यता शब्द होता है यह नम्यता से मिलकर बना है। और नम्यता का मतलब क्या हो जाता है? तो नम्यता का मतलब होता है जो झुक जाए, फ्लेक्सिबल हो, लचीला हो। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर नम्यता का मतलब होता है लचीला, फ्लेक्सिबल, और अनम्यता का मतलब होता है रिजिड या कठोर। तो हमारा भारत का संविधान कैसा है? तो हमारा भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। तो यहाँ पर यह अनम्यता का मतलब क्या हो जाएगा? भारत का संविधान कठोर संविधान है और ये नम्यता का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा लचीला संविधान। आ रहा समझ में? तो अनम्यता का मतलब होता है कठोर और नम्यता का मतलब होता है लचीला। तो हमारा भारत का संविधान कैसा है? तो हमारा भारत का संविधान कुछ परिस्थितियों में लचीला है और कुछ परिस्थितियों में कठोर है, ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में? अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा भारत का संविधान कुछ परिस्थितियों में कठोर है और कुछ परिस्थितियों में लचीला है। तो हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 368 में किसका प्रावधान है? तो आपको ध्यान रखना होगा संविधान संशोधन का। आ रहा समझ में? तो हमारे भारत का जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 368 लिखा हुआ है और 368 में हमारे भारत में अगर कोई संशोधन करना चाहती है संसद, ठीक है, अगर भारत सरकार या हमारी संसद संविधान में कुछ संशोधन करना चाहती है तो अनुच्छेद 368 के तहत कोई भी सुधार या संशोधन कर सकती है। आ रहा समझ में? तो अब ये जो संशोधन है, वैसे तो इसमें मूल रूप से दो ही प्रकार के संशोधन का वर्णन है। एक हो जाता है विशेष बहुमत और दूसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा पारित, ठीक है। लेकिन एक और प्रकार हो जाता है साधारण बहुमत, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि हमारा भारत का संविधान कुछ परिस्थितियों में लचीला होता है। तो लचीला का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे भारत के संविधान में जब सरलता से, आसानी से संशोधन किया जा सकता है तो उसे हम लचीला संविधान कहते हैं या नम्य संविधान कहते हैं। आ रहा समझ में? तो ये कैसे कुछ विषय होते हैं जिसको हम आसानी से या सरलता से पास कर सकते हैं। तो हमारी भारत के संसद के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन इसको आसानी से सरलता से पास कर देते हैं, मतलब आधे से एक अधिक, ठीक है। तो आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा या आधे से अधिक जब बहुमत प्राप्त होता है तो उसे हम साधारण बहुमत कहते हैं। जैसे लोकसभा में 545 का आधे से अधिक लोग अगर पास कर दें, फिर इधर राज्यसभा में आधे से अधिक सांसद अगर उसे पास कर देते हैं
और फिर उसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं, तो इसे कहा जाता है साधारण बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन। तो ये तो इस परिस्थिति में तो हमारा भारत का संविधान कैसा हो गया, लचीला हो गया या नम्य संविधान हो गया। लेकिन दूसरी परिस्थिति क्या है, विशेष बहुमत, और तीसरी परिस्थिति क्या होती है, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के द्वारा अनुमोदित। तो ये जो दो प्रक्रिया होती है, ये दो प्रक्रिया जटिल होती है। आ रहा समझ में, ये जो दो प्रक्रिया है हमारे भारतीय संविधान की, ये जटिल प्रक्रिया होती है, इसमें आसानी से संविधान में संशोधन नहीं होता। आ रहा समझ में, इसमें आसानी से संविधान में संशोधन नहीं होता है। फिर ऐसे स्थिति में इसको क्या कहेंगे, तो ऐसे स्थिति में हमारे भारत के संविधान को कठोर संविधान या अनम्य संविधान कहते हैं। तो ये विशेष बहुमत और ये विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा समर्थित, इसका मतलब क्या हो जाता है, तो जब ऐसा कोई विधेयक होता है जिसमें हमारी लोकसभा को और हमारी राज्यसभा को, ठीक है, तो लोकसभा को राज्यसभा को हमारी लोकसभा को और राज्यसभा को 2/3 बहुमत से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से जब किसी प्रस्ताव को या किसी विधेयक को पास करना होता है और फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं, तो ऐसे संविधान संशोधन को विशेष बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन कहते हैं। ये जटिल प्रक्रिया होती है फ्रेंड। ऐसे ही हम देखते हैं कि जैसे हमारे जो भी न्यायालय होते हैं या न्यायपालिका होती है, उसमें अगर कुछ संशोधन करना हो तो ऐसे विशेष बहुमत से होते हैं। इसके बाद में अगर राष्ट्रपति से संबंधित कुछ संशोधन करना हो तो विशेष बहुमत के द्वारा ही संशोधन होते हैं। और जो साधारण बहुमत है, तो इसमें किस प्रकार के संशोधन होते हैं, जैसे किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, तो ये साधारण विधि के द्वारा या साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन होते हैं। अब जो तीसरा प्रकार आता है कि विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा समर्थित, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो यह बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। तो एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे भारत में पंचायती राज का गठन किया गया है, मतलब 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। तो ये जो दो संशोधन हुए थे, तो ये इसी विधि से, ये तीसरी विधि से ही हुए थे। आ रहा समझ में, तो तीसरी विधि में क्या होता है, तो जैसे जो पंचायती राज का गठन हमारे भारत में किया गया है, तो जो 73वां संविधान संशोधन जब विधेयक जब संसद में पेश किया जाता है, तो उस समय लोकसभा ने और राज्यसभा ने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसे पास किया या पारित किया। उसके बाद फिर राज्यों की विधानसभाओं के पास जाता है, तो राज्यों की विधानसभाओं में उसे आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा पारित करवाना पड़ा। उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास ये विधेयक आता है और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, तब जाकर वह 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 बनकर तैयार हुआ। तो जो तीसरी विधि होती है, यह भी बहुत जटिल विधि होती है। तो ये दो परिस्थितियों में हमारा भारत का संविधान कैसे होता है, यह कठोर संविधान होता है। आ रहा समझ में, मतलब जो दो परिस्थितियां होती है, तो इसमें आसानी से हम संविधान में संशोधन नहीं कर सकते, इसलिए इसे हमारे भारत के संविधान को कठोर संविधान या अनम्य संविधान कहते हैं। तो ये भी हमारे भारत की संविधान की विशेषता होती है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगली विशेषता, एकल नागरिकता। अब एकल नागरिकता का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे भारत में सिर्फ एक नागरिकता का प्रावधान है। आ रहा समझ में, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे भारत में हम नागरिक किसके हैं, सिर्फ भारत के नागरिक हैं। आ रहा समझ में। अब यहाँ पर जो नागरिकता है, तो नागरिकता को पढ़ने से पहले आपको नागरिक का अर्थ तो पता होना चाहिए कि नागरिक का मतलब क्या हो जाएगा। नागरिक का मतलब क्या हो जाता है, तो नागरिक का मतलब होता है कि किसी भी देश में रहने वाले वे लोग जो सीमा के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो जो देश है, कोई सा भी देश है, उस देश में जो लोग रह रहे हैं, एक देश की सीमा के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं, तो उन्हें कुछ विशेष अधिकार उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जो उस देश की सीमा के अंदर रहते हैं, उसे हम नागरिक कहते हैं। जैसे हमारे भारत में रहने वाले लोग हमारे भारत की सीमा के अंदर रहते हैं और हमारे भारतीयों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमारे भारत सरकार की कोई भी वैकेंसी आती है, राज्य सरकार की कोई वैकेंसी आती है, तो इसमें कौन लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो जो हमारे भारत के नागरिक हैं। क्या दूसरे देशों के युवाओं को फॉर्म में जो वैकेंसी आती है, तो उस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने का अधिकार उन्हें होता है क्या, नहीं होता।
इसके बाद में हमारी भारत सरकार कुछ कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, तो इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हमारे भारतीयों को ही प्राप्त होता है, विदेशियों को प्राप्त होता है क्या? नहीं होता। आ रहा समझ में? तो एक सीमा के अंदर, मतलब हमारे देश की सीमा के अंदर रहने वाले कुछ लोग, जिन्हें हमारी सरकार के द्वारा संचालित जो भी योजना है उनका लाभ उन्हीं को प्राप्त होता है, दूसरे लोगों को प्राप्त नहीं होता, बाहरी लोगों को प्राप्त नहीं होता, विदेशियों को प्राप्त नहीं होता, तो उसे हम नागरिक कहते हैं। आ रहा समझ में? तो इसके उदाहरण मैंने आपको बताए कि जैसे गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है तो उसमें फॉर्म अप्लाई का राइट सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडियन को ही है, विदेशियों को नहीं है। इसके बाद कुछ कल्याणकारी योजनाएं हमारी सरकार चलाती है तो उनका लाभ सिर्फ हमारे भारत के लोगों को ही प्राप्त होता है, विदेशी लोगों को प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? नागरिक कहते हैं। फिर नागरिकता क्या है? तो नागरिकों का अपने देश के प्रति जो निष्ठा भाव होता है उसे हम नागरिकता कहते हैं। आ रहा समझ में? तो हमको हमारे देश के प्रति लगाव है कि नहीं? हमारे देश के प्रति हम निष्ठावान हैं या नहीं हैं? तो हमारे देश के प्रति हम निष्ठावान हैं। आ रहा समझ में? हमारे देश के प्रति हमारा निष्ठा भाव, यही तो है नागरिकता। आ रहा समझ में? तो हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, मतलब हमारे भारत में अगर कोई भी नागरिक होगा तो उसके पास नागरिकता कौन सी होगी? सिर्फ भारतीय होगी उसके पास नागरिकता। मतलब नागरिक किसका होगा? सिर्फ हमारे भारत का होगा। फिर राज्य के क्या हैं हम? तो राज्य के तो हम निवासी होते हैं। जो व्यक्ति जिस राज्य में रहता है उसको उस राज्य का निवासी कहते हैं। जैसे जिस बच्चे का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है तो वह कहाँ का निवासी हुआ? मध्य प्रदेश का मूल निवासी हुआ। उत्तर प्रदेश का है तो उसका जन्म उत्तर प्रदेश में होता है तो वह कहाँ का मूल निवासी है? उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब जिस एकल नागरिकता की बात हम कर रहे हैं तो यह एकल नागरिकता हमने कहाँ से प्राप्त की है? तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ब्रिटेन से हमने प्राप्त एडॉप्ट की है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में किया गया है तो यह एकल नागरिकता हमने किस देश से प्राप्त की है या किस देश से इसको लिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटेन से हमने इसको लिया है। आ रहा समझ में? और हमारे भारतीय संविधान में से शामिल किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में ये नागरिकता का प्रावधान किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है संविधान के भाग 2 में ये नागरिकता का प्रावधान किया गया है। फिर इसके बाद में संविधान के किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक इसका प्रावधान है नागरिकता का? तो आपको ध्यान रखना होगा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक ये नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नागरिकता है तो नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो आपको ध्यान रखना होगा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हमारे भारत में जो नागरिकता है तो नागरिकता कितने प्रकार से हमारे भारतीयों को या कोई भी अगर व्यक्ति है वह नागरिकता लेना चाहता है तो कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त होगी? तो 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है। अब 5 प्रकार से देखिए, इसमें पहला प्रकार आता है जन्म के द्वारा नागरिकता। अब हमारे भारत में नागरिकता किस अधिनियम के द्वारा दी जाती है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है। या जो भारतीय नागरिकता है किस अधिनियम के तहत प्रदान की जाती है? तो आपको ध्यान रखना होगा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें प्रावधान किए गए थे कि 5 आधार पर या 5 प्रकार से किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो ये 5 प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं? तो देखिए, इसमें पहला प्रकार हो जाता है जन्म के द्वारा नागरिकता। तो इसमें लिखा गया था भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी व्यक्ति भारत में जन्म लेगा या जिस बच्चे का जन्म भारत में हुआ है तो वह स्वतः ही भारत का नागरिक होगा, मतलब जन्म से ही वह भारत का नागरिक होगा। आपने देखा होगा कि जब हम लोग कुछ वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपकी नागरिकता क्या है? तो हम बोलते हैं भारतीय। तो जन्म से हम भारत के नागरिक होते हैं, तो हमारा जन्म यहाँ पर हुआ है तो हम भारत के नागरिक हुए। अब मान लीजिए कि किसी का जन्म हमारे भारत में नहीं हुआ और वह हमारे भारत का नागरिक बनना चाहता है, तो इसके लिए क्या प्रावधान है? तो अगला प्रावधान है इसके द्वारा वंश क्रम के द्वारा नागरिकता। तो भले ही अगर कोई व्यक्ति हमारे भारत का नहीं है और दूसरे देश का है और हमारे भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो भी उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। तो कैसे मिलेगी उसे? वंश क्रम के द्वारा नागरिकता मिल सकती है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि माता या पिता
दोनों में से कोई एक अगर इंडियन है, भारतीय है, तो उनकी जो होने वाली संतान है उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आ जाता है इसमें, देशीकरण के द्वारा नागरिकता। अब देशीकरण के द्वारा नागरिकता, इसका मतलब क्या हो जाता है? जब नागरिकता का टॉपिक हम पढ़ेंगे तो आपको मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी तो हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? अभी तो हम यहाँ पर सिर्फ आपको भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद आगे देखिए, देशीकरण के द्वारा नागरिकता। अब देशीकरण के द्वारा नागरिकता का मतलब क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को हमारे भारत की नागरिकता चाहिए तो वह हमारे भारत में रहे, तो कब तक रहे? तो उसे अगर देशीकरण के आधार पर नागरिकता चाहिए तो व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष हमारे भारत में रहना पड़ेगा? तो कम से कम 10 वर्ष हमारे भारत में रहना पड़ेगा, तब उसे देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो जब हमारे भारत में नागरिकता अधिनियम 1986 पारित किया जाता है तो उससे पहले हमारे भारत में 5 वर्ष व्यक्ति रहे तो उसे नागरिकता प्रदान की जाती थी या उसको नागरिकता भारत की दे दी जाती थी। लेकिन भारतीय नागरिकता अधिनियम 1986 में 1986 में यह परिवर्तन किया गया कि अगर किसी व्यक्ति को हमारे भारत की नागरिकता चाहिए और देशीकरण के आधार पर यदि उसे नागरिकता चाहिए तो उसे 10 वर्ष भारत में रहना होगा। तो 5 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 10 वर्ष कर दी जाती है। और ये कब किया गया था? तो 1986 में, 1986 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है पंजीकरण के द्वारा नागरिकता या रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता। इसका मतलब क्या हो जाता है? तो अगर कोई विदेशी व्यक्ति, ठीक है, पंजीकरण के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के बेस पर हमारी इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? तो उसे पंजीकरण करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और उसे भारत में कम से कम 5 वर्ष रहना पड़ेगा। कितने वर्ष रहना पड़ेगा? 5 वर्ष रहना पड़ेगा। और इससे पहले 1986 से पहले यह अवधि 6 महीने की होती थी। आ रहा समझ में? तो 1986 में तो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 उसमें यह प्रावधान किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को भारत में रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता चाहिए, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता चाहिए, तो उसे कम से कम भारत में 5 वर्ष तो रहना ही पड़ेगा। ये कि पहले कितना समय था इसका? तो पहले मात्र 6 महीने थे। ठीक है, तो 6 महीने से बढ़ाकर उसको कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। कब किया गया था ऐसा? तो 1986 में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला प्रकार है नागरिकता प्राप्त करने का भूभाग के सम्मिलन द्वारा या किसी भूमि को भारत में शामिल किए जाने पर या भूभाग का विस्तार करने पर उन लोगों को ही भारत की नागरिकता स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे भारत में अगर किसी दूसरे देश के भूभाग को शामिल किया जाता है या हमारे भारत की सीमा का विस्तार किया जाता है तो उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वे दूसरे देश के लोग हैं, वे भारत के स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि जैसे गोवा, तो गोवा 1961 में भारत में शामिल किया जाता है। और गोवा किसके अंडर में था? तो गोवा पहले पुर्तगालियों के अंडर में था। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में? तो गोवा को 1961 में, 1961 में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। आ रहा समझ में? और उस समय वहां पर शासन किसका था? पुर्तगालियों का शासन था। अब 1961 में, 1961 में जब इसको शामिल किया जाता है, किसको? गोवा को, तो गोवा की जितनी भी जनसंख्या थी या जितने भी लोग थे ये स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाते हैं। आ रहा समझ में? फिर इसके बाद में ऐसे ही एक मामला और आता है सिक्किम का। ठीक है, तो सिक्किम पहले हमारे भारत का हिस्सा नहीं था। इसे भी कब शामिल किया जाता है? तो इसे 16 मई 1975 को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। और सिक्किम में रहने वाले जितने भी लोग थे इन्हें हमारे भारतीय नागरिकता इन्हें स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इन्हें अलग से कोई नागरिकता लेने की जरूरत नहीं हुई। इसका मतलब यही है कि अगर हमारे भारत के द्वारा सीमा का विस्तार किया जाता है या किसी दूसरे देश के भूभाग को हमारा भारत में शामिल किया जाता है तो उस भूभाग पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वे स्वतः ही हमारे भारत में स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाते हैं। उनको अलग से नागरिकता लेने की ज़रूरत नहीं है।
इसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं कि 2015 की बात है। हमारे भारत में बांग्लादेश के कुछ गांवों को शामिल किया गया था, लगभग 17 गांवों को हमारे भारत में शामिल किया गया था। बांग्लादेश के गांव थे ये, ठीक है। तो ये जब बांग्लादेश के जब इतने गांव को हमारे भारत में शामिल किया गया था, तो उस गांव के जितने भी लोग थे वे स्वतः ही भारत के नागरिक हो गए, उन्हें अलग से कोई नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये होता है इसका 5वां प्रकार। ये 5 प्रकार से ही भारत की नागरिकता व्यक्ति को प्राप्त होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसमें अगली विशेषता होती है हमारे भारतीय संविधान की सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है उसे एक व्यक्ति एक वोट देने का अधिकार होगा। इसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है उसे धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान के नाम पर वोट देने से नहीं रोका जाएगा। उसके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आ रहा समझ में? तो यह होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो कितनी आयु के लोग मतदान या वोट देने का अधिकार रखते हैं? तो आपको ध्यान रखना होगा 18 वर्ष के, ठीक है। तो जो व्यक्ति 18 वर्ष का है, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, तो उस व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है, उसे वोट देने से नहीं रोका जाएगा। इसके बाद में उस व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर या किसी क्षेत्र के आधार पर वोट देने से नहीं रोका जा सकता। आ रहा समझ फ्रेंड? ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये 18 वर्ष तो वर्तमान में है, लेकिन इससे पहले वोट की आयु कितनी थी? तो पहले 21 वर्ष थी, फिर 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। तो ये 18 वर्ष कब की जाती है? 21 से घटाकर। तो एक संविधान संशोधन हुआ था 61वां। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989। इस अमेंडमेंट में यह प्रोविजन किया जाता है कि जो वोटिंग एज है, तो वोटिंग एज को 21 से डिक्रीज करके कितना कर दिया गया? 18 ईयर या 18 वर्ष कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे भारत में वर्तमान में वोट डालने की आयु कितनी है? अब है 18 वर्ष। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस संविधान संशोधन के तहत हमारे भारत में वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो ये संविधान संशोधन आपको याद रखना होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद में ये जो संविधान संशोधन हुआ था, तो यह संशोधन किस सरकार के समय किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है कि उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो राजीव गांधी हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर थे, उनके टाइम में यह अमेंडमेंट किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए अगला आ जाता है, या अगली विशेषता होती है हमारे भारतीय संविधान की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, ठीक है। अब स्वतंत्र और निष्पक्ष, तो हमारे भारत में जो न्यायपालिका है या हमारे भारत में जो न्यायालय हैं, ये स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं, निष्पक्ष होकर कार्य करते हैं। और यह सिस्टम हमने कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। इसके बाद फिर यहाँ पर न्यायपालिका में मतलब सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में कैसे उन्हें हटाया जाता है, यह प्रक्रिया भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से एडॉप्ट की है, ठीक है फ्रेंड। अब स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका हमारे भारत में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और इसके बाद फिर जो राज्यों हमारे जो जिला न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उन्हें इसमें शामिल किया गया है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा। तो हमारे भारत में जो न्यायपालिका होती है, तो न्यायपालिका क्या काम करती है? तो यह न्याय देने का काम करती है लोगों को। हमारे भारत के जो नागरिक हैं उन्हें न्याय प्रदान करती है। हमारे भारत में अगर मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो उन मौलिक अधिकारों की रक्षा हमारी न्यायपालिका करती है। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी गई है। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता किसे कहते हैं? तो ये सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। या ये भी पूछा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट होता है इसका कस्टोडियन किसको कहते हैं? तो ये सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक, मौलिक अधिकारों, ठीक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक
और इसके बाद फिर या फिर संविधान का संरक्षक, संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? तो ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया। फ्रेंड याद रखना, एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय का दायित्व है। इसके बाद फिर हमारे संविधान की सुरक्षा करना या उसका संरक्षण करना, ये सर्वोच्च न्यायालय का काम है। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं। इंग्लिश में पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन किसे कहते हैं? तो ये सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। आ रहा समझ में? और हमारे भारत में विधायिका द्वारा जो कानून बनाया जाता है, मतलब हमारी संसद जो कानून बनाती है, तो उन कानूनों को जब लागू किया जाता है तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय, हमारी न्यायपालिका चेक करती है कि विधायिका ने या संसद ने जो कानून बनाया है, इससे कहीं हमारे भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। और अगर ऐसा कोई कानून या ऐसी कोई विधि हमारी संसद ने बनाई है जिससे हमारे भारत में हिंसा भड़क सकती है या भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता होगा, तो ऐसी विधि को, ऐसे कानून को हमारा सर्वोच्च न्यायालय या हमारा सुप्रीम कोर्ट उसे शून्य घोषित कर देगा। इतना अधिकार हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ऐसा ही एक NJAC, ठीक है, NJAC, इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। आ रहा समझ में? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग इसको हिंदी में कहते हैं। जब हमारी संसद के द्वारा इस आयोग का गठन किया गया था, मतलब इसे दोनों सदन ने पारित कर दिया और इसके बाद फिर राज्यों की विधायिका के द्वारा, जो हमारे राज्यों में विधानसभाएं होती हैं, उनके द्वारा भी इसे पारित करवा लिया गया। हमारे राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन अंत में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैंसिल कर दिया, इसे रद्द कर दिया, इसे शून्य घोषित कर दिया। आ रहा समझ में? तो इतना पावर हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। फिर इसके बाद में अगर न्यायिक व्यवस्था के क्रम में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर कौन से कोर्ट आते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के बाद में, सर्वोच्च न्यायालय के बाद में, उच्चतम न्यायालय के बाद में राज्यों के आते हैं उच्च न्यायालय, इनको हाई कोर्ट कहते हैं। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन संविधान में यह प्रावधान भी है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो राज्यों के स्तर पर ये उच्च न्यायालय कार्य करते हैं। आ रहा समझ में? ये देखरेख करते हैं कि राज्य की जो विधायिका कानून बनाती है, कहीं ऐसा कानून तो नहीं बनाया है, कहीं ऐसी विधि तो नहीं बनाई है जो संविधान का उल्लंघन करती हो, या फिर जो नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन करती हो, या ऐसा कोई कानून तो नहीं है जो हिंसा भड़काता हो। तो इस प्रकार का अगर कोई कानून है या विधि है तो उसे भी राज्य के उच्च न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकते हैं। इसके बाद फिर राज्यों में लोगों को या नागरिकों को न्याय प्रदान करना, ये इनका दायित्व होता है उच्च न्यायालयों का। ठीक है, तो जब इनका टॉपिक आएगा सर्वोच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय का, तो इनको अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? अभी तो हमारे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में आपको हम पढ़ा रहे हैं। फिर इसके बाद में उच्च न्यायालय के बाद में अगले आ जाते हैं जिला न्यायालय, या इन्हें ही अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। आ रहा समझ में? तो इन्हें अधीनस्थ न्यायालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उच्च न्यायालय के नियंत्रण में रहकर कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है, और ये जिला स्तर पर कार्य करते हैं। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के बारे में हमने आपको बताया है। तो हमारे भारत में न्यायपालिका किसी के दबाव में आकर, किसी व्यक्ति के दबाव में, या किसी बिजनेसमैन या फिर हमारी सरकार, किसी के दबाव में रहकर कार्य नहीं करते। ये बिल्कुल स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं, निष्पक्ष होकर कार्य करते हैं। आ रहा समझ में? तो इन्हें बहुत स्वतंत्रता दी गई है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर संविधान की यह विशेषता भी समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद देखिए अगली विशेषता होती है मूल अधिकार। इनको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब ये जो मूल अधिकार होते हैं ये हमने कहाँ से लिए हैं? तो आपको ध्यान रखना है, हमने ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। और मूल अधिकार या मौलिक अधिकार ये वे अधिकार होते हैं जो किसी भी मानव जीवन को जीवित रहने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इनके बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आ रहा समझो फ्रेंड? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए जो मूल अधिकार होते हैं
तो इनका हमारे भारतीय संविधान में कहाँ पर प्रावधान है? तो एग्जाम में आपसे एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एमपी पीएससी में, उत्तर प्रदेश पीएससी में, छत्तीसगढ़ पीएससी में, झारखंड पीएससी में और हमारे यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो मूल अधिकार होते हैं इनका हमारे भारतीय संविधान में कहाँ पर प्रावधान है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो मूल अधिकार होते हैं ये फंडामेंटल राइट होते हैं, इनका प्रोविजन भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। सबसे पहला पॉइंट कौन से भाग में? तो संविधान के भाग 3 में इनका प्रावधान किया गया है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इनका प्रावधान है। तो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका प्रावधान किया गया है मूल अधिकारों का। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है आपसे कि हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है। तो आपको ध्यान रखना होगा 12 से लेकर 35 तक। फिर इसके बाद में इनकी संख्या कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है कि इनकी संख्या 6। कितने हैं मूल अधिकार? इनकी संख्या देखी जाए तो 6 प्रकार के मूल अधिकार हमारे होते हैं। पहला 7 थे लेकिन अब हो गए 6। तो जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसे यहाँ से हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ से हटाए मतलब कि जो संपत्ति का मूल अधिकार था तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा यहाँ से मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर उसे विधिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है और संविधान के अनुच्छेद 300A में इसे विधिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले थे 7 लेकिन अब 1978 से 1978 से कितने बचे? 6। तो 6 प्रकार इसके कौन कौन से हो जाते हैं? तो देखिए इसमें पहला आ जाता है समानता का अधिकार। अब समानता का अधिकार राइट टू इक्वलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 to 18 संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इनका प्रावधान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब समानता का अधिकार का मतलब क्या है? तो समानता का अधिकार मतलब सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। कोई सी भी जाति हो, कोई सा भी धर्म हो, कोई सा भी वंश हो, किसी भी भाग में भारत के किसी भी क्षेत्र में उसका जन्म हुआ हो, सभी को समान अधिकार हमारा भारतीय संविधान देता है। किसी के साथ हमारा भारतीय संविधान कोई भेदभाव नहीं करता। आ रहा समझ में? इसलिए इस अधिकार को समानता का अधिकार कहते हैं। और यह किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक इसका प्रावधान किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब ये जो अनुच्छेद होते हैं इसमें हम देखते हैं जो समानता का अधिकार है तो इसमें अलग अलग अनुच्छेद में अलग अलग प्रावधान है। जैसे हम देखते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 14, तो अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है? फिर इसके बाद में अनुच्छेद 15 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 15। फिर इसके बाद में अनुच्छेद 16, फिर इसके बाद में अनुच्छेद 17, फिर इसके बाद में अनुच्छेद 18। तो ऐसे हम देखते हैं कि इसमें अलग अलग अनुच्छेद में अलग अलग प्रावधान है। तो जो इसमें पहला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 14, तो इसमें क्या लिखा है? तो इसमें लिखा है विधि के समक्ष समता का अधिकार। आ रहा समझ में? तो इसमें हम देखते हैं कि विधि के समक्ष समता का अधिकार मतलब ये हुआ कि जब भी कोई कानून बनाया जाएगा या कोई भी विधि बनाई जाएगी तो उसके सामने सब समान होंगे। आ रहा समझ में? और विधियों का समान संरक्षण किया जाएगा। तो जो भी कानून बनाया जाएगा ये भारत में सभी लोगों के लिए, गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी के लिए समान होगा। ऐसा नहीं होगा गरीबों के लिए अलग कानून बना दिया और अमीरों के लिए अलग कानून बना दिया। ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा। अगर भारत की संसद ने कोई कानून बनाया है, कोई अधिनियम पारित किया है या कोई विधि बनाई है तो जो गरीब के लिए लागू होगा वही अमीर पर भी लागू होगा। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर जो भी विधि बनाई गई है या जो कानून बनाया गया है उसका समान रूप से संरक्षण किया जाएगा। तो ये लिखा है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान किया गया है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला अनुच्छेद आ जाता है 15। अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है कि धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग आदि के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। न तो हमारी सरकार किसी प्रकार का कोई भेदभाव करेगी और न ही हम लोग आपस में किसी प्रकार का एक दूसरे व्यक्ति के साथ में भेदभाव करेंगे। मतलब धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये लिखा हुआ है किसमें? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है अनुच्छेद 16।
तो अनुच्छेद 16 में क्या लिखा है, इसमें आपको ध्यान रखना है लोक नियोजन के अवसर में या लोक नियोजन के अवसर में समानता। इसका मतलब क्या हो जाता है, तो लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी भारत सरकार की कोई से भी वैकेंसी आती हो, राज्य सरकार की कोई से भी वैकेंसी आती है, तो राज्य सरकार की वैकेंसी में कुछ वैकेंसी को छोड़कर, ठीक है, बाकी जितनी भी गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है उसमें भारत के सभी नागरिकों को आवेदन करने का अधिकार होता है। आ रहा समझ में। हमारी भारत सरकार की वैकेंसी में जैसे यूपीएससी की वैकेंसी आती है तो भले ही 200 सीट आती हो या 100 सीट आती हो, ठीक है, भले ही 100 पद होते हैं, तो सभी जो 100 पद हैं तो उन 100 पदों के लिए पूरे भारत के जितने भी नागरिक हैं जो उसके लिए योग्य हैं उन सभी को आवेदन करने का अधिकार दिया गया है। ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में लिखा हुआ है। ये इसका मतलब होता है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। तो भारत सरकार की वैकेंसी भले ही 2 पोस्ट हो, भले 2 पोस्ट हो, तो उसके लिए पूरे भारत के जो योग्य युवा हैं, जो योग्य व्यक्ति हैं, उनको आवेदन करने का अधिकार होता है। ठीक है, तो ये अधिकार कहाँ से मिलता है, अनुच्छेद 16 के तहत। फिर इसके बाद में 17 में क्या लिखा है, तो इसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन, आ रहा समझ में, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो इसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इसका मतलब ये है कि हमारे भारत में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ कोई छुआछूत का व्यवहार नहीं करेगा, कोई ऊंची जाति का नहीं होगा, कोई नीची जाति का नहीं होगा। आ रहा समझ में, सब समान होंगे, ये लिखा है कि इसमें अनुच्छेद 17 में। इसके बाद फिर अगला आ जाता है अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 में किसका प्रावधान है, तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, तो उपाधियों का अंत का मतलब ये हो जाता है कि हमारी भारत सरकार किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं देगी, शिक्षा को और सेना को छोड़कर। जैसे पहले हम देखते थे कि हमारे भारत में जो अंग्रेज सरकार थी, तो अंग्रेज सरकार किसी को राजा की उपाधि देती थी, किसी को महाराजा की उपाधि देती थी, किसी को कुछ और किसी को कुछ अलग अलग प्रकार की उपाधियां देती थी। लेकिन अब हमारी भारत सरकार किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं देगी, शिक्षा को और सेना को छोड़कर। अब कोई राजा नहीं है, कोई महाराजा नहीं है, अब क्या है, सिर्फ भारत के नागरिक हैं। आ रहा समझ में। तो ये समानता लाने के लिए ये प्रावधान इसमें किया गया है, इसलिए इसको कहा जाता है समानता का अधिकार। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका प्रावधान किया गया है। इसके बाद में और डिटेल में हम आगे जब मूल अधिकार का अलग से टॉपिक आपको पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा इसका विस्तृत वर्णन हम करेंगे। इसके बाद देख लीजिए अगला अधिकार होता है स्वतंत्रता का अधिकार। और जो स्वतंत्रता का अधिकार होता है तो यह कहाँ से कहाँ तक प्रावधान इसका किया जाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक 22 तक इसका प्रावधान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब जो स्वतंत्रता का अधिकार है तो इसमें हमारे भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है। आ रहा समझ में। तो ये जो स्वतंत्रता हमारे भारतीय नागरिकों को दी गई है, तो किस अनुच्छेद में किस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन होता है जो आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि देखिए, तो जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, ठीक है, तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 19 है, तो अनुच्छेद 19 में किसका प्रावधान है, तो इसमें स्वतंत्रता का वर्णन है। तो कौन सी स्वतंत्रता, ये देखिए इसमें बता रहा हूं मैं आपको। अब इसके बाद फिर देखिए इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 19 में क्या लिखा है, तो इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, बोलने का अधिकार है, मतलब कि वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके बारे में प्रावधान किया गया। कहाँ पर, तो ये अनुच्छेद 19 में ही किया गया है। आ रहा समझ में। इसका मतलब ये हुआ कि जो अनुच्छेद 19 है इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। अगर उसके मन में कोई विचार आ रहे हैं तो उन विचारों को वह अभिव्यक्त कर सकता है, प्रकट कर सकता है। तो इस स्वतंत्रता को वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। आ रहा समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, इसको राइट टू स्पीक कहते हैं। इसके बाद फिर इसी संविधान के अनुच्छेद 19 में घूमने का स्वतंत्रता, मतलब आवागमन की स्वतंत्रता, इसके बाद संघ बनाने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, इसके बाद में किसी भी भारत के क्षेत्र में बस जाने की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रताओं का वर्णन इस अनुच्छेद 19 में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला अनुच्छेद इसमें आ जाता है अनुच्छेद 20। तो जो अनुच्छेद 20 है इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है
अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये लिखा है अनुच्छेद 20 में। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो उस समय भी हमारा भारतीय संविधान उसे संरक्षण प्रदान करता है, या अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है तो उस परिस्थिति में भी उसे कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो ये पूरा डिटेल में आगे जब मौलिक अधिकार का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें सब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी तो हम यहाँ पर सिर्फ क्या देख रहे हैं, इनकी विशेषताओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद फिर अगला अनुच्छेद आ जाता है 22। तो इसमें गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण दिया गया है। तो अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उस समय भी हमारा संविधान उस व्यक्ति को जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो उसे भी कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है हमारा भारतीय संविधान। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये 4 अनुच्छेद के बारे में आपको मैंने बताया। अब इसके बाद देखिए अगला अधिकार आ जाता है, यह अगला मौलिक अधिकार होता है शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार। और शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, तो इसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो इसमें 2 अनुच्छेद होते हैं। पहला हो जाता है अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23 और दूसरा हो जाता है आर्टिकल 24। ठीक है, तो इसमें में से देखते हैं 2 अनुच्छेद होते हैं। तो जो पहला हो जाता है अनुच्छेद 23, तो आर्टिकल 23 इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध किया जाता है। मतलब ये कि किसी व्यक्ति को अब न तो खरीदा जाएगा और न ही बेचा जाएगा और न ही जबरदस्ती उससे कोई कार्य करवाया जाएगा। तो ये सब प्रावधान किसमें किए गए हैं, तो ये अनुच्छेद 23 में किए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला अनुच्छेद आता है आर्टिकल 24। इसमें क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। मतलब कि जो भी 14 वर्ष से कम उम्र के बालक हैं, इनसे किसी भी खतरनाक कारखानों में जिससे उनकी जान को खतरा हो, ऐसे कारखानों में इन बच्चों से कार्य नहीं करवाए जाएंगे। तो ये प्रावधान किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 24 में आर्टिकल 24 में इसका प्रावधान किया गया फ्रेंड। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये हुआ शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बारे में जितने पूरा डिटेल है, डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। इसका अलग से टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा मूल अधिकार का। यहाँ तो हम सिर्फ अभी विशेषताओं के बारे में देख रहे हैं। इसके बाद फिर अगला अधिकार हो जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। तो आर्टिकल 25 to 28 प्रोविजन दिस रिलीजन ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि जो अनुच्छेद हैं 25 से लेकर 28 तक, तो अलग अलग अनुच्छेद में अलग अलग इसमें प्रावधान होता है। जैसे इसमें हम देखते हैं कि पहले अनुच्छेद 25, तो अनुच्छेद 25 में क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, ये अधिकार दिया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार करना चाहता है, उसका प्रसार करना चाहता है, तो वह कर सकता है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ये संविधान के अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है। इसके बाद फिर अगला अनुच्छेद आ जाता है 26। अगला अनुच्छेद है, अगला आर्टिकल है 26। इसमें क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने धार्मिक कार्यों से संबंधित प्रबंध करना चाहता है तो वह उसका प्रबंध, उसका मैनेजमेंट कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए अपन देखते हैं कि आज हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाता है वही व्यक्ति फिर उस धार्मिक कार्य का प्रबंध भी करता है, मैनेज भी करता है उसको। तो ये अधिकार कहाँ से मिलता है, ये अधिकार अनुच्छेद 26 के तहत मिलता है। तो ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि हमारे भारत में जब अंग्रेजों का शासन था तो हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करने दिया जाता था, रोका जाता था, मारा पीटा जाता था। तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि भविष्य में ऐसी कोई परेशानी का सामना हमारे भारतीयों को न करना पड़े, इसलिए उन्होंने सब लिखित में देकर गए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये होता है अनुच्छेद 26। इसके बाद अगला आ जाता है अनुच्छेद 27। तो जो आर्टिकल 27 होता है, इसमें क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है कि धार्मिक कार्यों से अगर किसी व्यक्ति को आय प्राप्त होती है तो उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, उसमें कर में छूट दी जाएगी। इसी अनुच्छेद के चलते हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े मंदिर हैं या जो बड़े बड़े धर्म गुरु होते हैं, इनको जो आय प्राप्त होती है, ठीक है, जैसे अपन देखते हैं बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं और उनसे जो आय प्राप्त हो रही है,
और उस मंदिर से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो ट्रस्ट होता है, उस ट्रस्ट का जो अध्यक्ष होता है, सदस्य होता है, उन्हें बहुत भारी मात्रा में आय की प्राप्ति होती है। उदाहरण के लिए तिरुपति बालाजी, ठीक है, साई नाथ शिरडी, तो अपन देखते हैं कि यहाँ पर बहुत आय प्राप्त होती है। अब ये पैसा कहाँ जाता है, तो जो ट्रस्ट होते हैं, तो ट्रस्ट का जो अध्यक्ष है, सदस्य है, वे लोग इस पैसे का उपयोग करते हैं और हमारी सरकार इनसे कोई टैक्स नहीं लेती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 आर्टिकल 27 में लिखा हुआ है कि धार्मिक कार्यों से अगर कोई आय प्राप्त होगी तो उस पर कोई कर नहीं लिया जाएगा। हरा समझ में? ऐसा अपन देखते हैं कि हमारे भारत के बहुत सारे संत हैं, जैसे आसाराम जेल में बैठा है तो कितना पैसा कमाता था वह, ठीक है, उससे हमारी सरकार टैक्स नहीं लेती थी। इसके अलावा रामपाल बाबा है और भी बहुत सारे संत हमारे देश में जो इसके माध्यम से, धार्मिक कार्यों के माध्यम से आय प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार उनसे कोई टैक्स नहीं लेती है, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 27 में प्रावधान किया गया है कि धार्मिक कार्यों से आय जो प्राप्त होती है उसको कर से मुक्त रखा जाएगा। इसके बाद फिर अगला अनुच्छेद आता है 28, आर्टिकल 28। तो जो आर्टिकल 28 है, अनुच्छेद 28, इसमें क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है कि जो भी शिक्षण संस्थान हैं वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो कैसे शिक्षण संस्थान में, तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और न ही किसी धार्मिक अनुष्ठान में किसी विद्यार्थी को भाग लेने के लिए बाध्य किया जाएगा। तो ये सारे इसमें प्रावधान किए गए हैं किसमें, आर्टिकल 28 में। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो सांस्कृतिक या संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, यह अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक इसका प्रावधान किया गया है। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, तो इसमें दो अनुच्छेद हैं, एक हो जाता है आर्टिकल 29, एक हो जाता है आर्टिकल 29 और दूसरा हो जाता है आर्टिकल 30, ठीक है। ये दो अनुच्छेद का प्रावधान इसमें किया गया है। तो जो आर्टिकल 29 है, इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है कि जो अल्पसंख्यक होते हैं, तो अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम है उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। जैसे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ठीक है, बौद्ध है, ये क्या है, ये अल्पसंख्यक है। अब इनकी जो संस्कृति है, ठीक है, तो इनकी लिपि है, इनकी जो संस्कृति है, ये उसे सुरक्षित रख सकते हैं और इन्हें इनकी संस्कृति के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में एडमिशन से या प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ये इसमें लिखा हुआ है किसमें, अनुच्छेद 29 में, आर्टिकल 29 में ये लिखा हुआ है। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में? इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे भारत में सिख लोग पगड़ी पहनते हैं, उनको रोका जाता है क्या? नहीं रोका जा सकता। उनके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो पगड़ी पहन कर जाते हैं, उनको नहीं रोका जा सकता। आ रहा समझ में? ऐसे अपन देखते कोई भी सरकारी अगर नौकरी है तो सरकारी नौकरी में कई सिखों को हमने देखा है, वे लोग पगड़ी बांध कर रखते हैं, उनको रोका जाता है क्या? नहीं रोका जाता। तो अल्पसंख्यक जो भी लोग हैं उनको अपने संस्कृति को सुरक्षित बनाए रखने का अधिकार इस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। इसके बाद में उनकी संस्कृति के आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में उन्हें प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। यह प्रावधान भी अनुच्छेद 29 में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है अनुच्छेद 30, आर्टिकल 30। इसमें क्या लिखा है? तो इसमें लिखा हुआ है कि जो अल्पसंख्यक व्यक्ति हैं अगर ये अपने शिक्षण संस्थान को स्थापित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर इस शिक्षण संस्थान में अगर कोई भी नियम बनाना चाहते हैं तो नियम उसका बना सकते हैं, उसका प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। और इन अल्पसंख्यकों को यदि शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना है तो सरकार के द्वारा इनको अनुदान देने में कोई आनाकानी नहीं की जाएगी या किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 29 या 30 में, सॉरी, आर्टिकल 30 में या अनुच्छेद 30 में यह प्रावधान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए अगला आ जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है और इसके तहत हम देखते हैं कि 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार हमारे सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है और इसे अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो जो अनुच्छेद 32 है इसमें 5 प्रकार की रिट जारी करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी हो जाती है? तो एक हो जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक हो जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी हो जाती है परमादेश, दूसरी हो जाती है परमादेश, तीसरी हो जाती है अधिकार परीक्षा, तीसरी रिट होती है
अधिकार प्रच्छा, चौथी होती है उत्प्रेषण, पांचवी हो जाती है प्रतिषेध। ये 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार हमारे सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 32 के अकॉर्डिंग हमारा सुप्रीम कोर्ट ये 5 प्रकार की रिटों को जारी करता है। और हमारे भारत का जो उच्च न्यायालय होता है, तो भारत का उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इन रिट्स को जारी करता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत ये 5 प्रकार की रिटों को जारी करने का अधिकार प्राप्त है, और उधर राज्यों के उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत उन्हें ये 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार मिलता है। तो ये दोनों ही अनुच्छेद आपको ध्यान रखना होगा। तो अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार प्राप्त है, और उधर अनुच्छेद 226 आर्टिकल 226 में हमारे राज्यों के उच्च न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये मौलिक अधिकार संबंधी विशेषता समाप्त हो जाती है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो संविधान के किस भाग में इनका प्रावधान किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि संविधान के भाग 4 में यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान किया गया है। और ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये कल्याणकारी होते हैं, मतलब भारत के नागरिकों का कल्याण करने के लिए इन्हें हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इनका मूल उद्देश्य क्या है, तो इसका मूल उद्देश्य है भारतीय नागरिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देना या उनका कल्याण करना, लोगों का, उन लोगों को या नागरिकों को सामाजिक आर्थिक, ठीक है, तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप से उन्हें सशक्त बनाना है। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य होता है। इन्हें कहाँ से लिया है हमने, तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। और फिर हमने संविधान के किस भाग में इनका प्रावधान किया है, तो संविधान के भाग 4 में इनका प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक इसका प्रावधान है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रावधान किया गया है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम DPSP कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगली विशेषता आ जाती है इसकी मूल कर्तव्य। ठीक है, तो भारतीय संविधान की अगली विशेषता है मूल कर्तव्य। अब इसका मतलब क्या हो गया, तो हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने बहुत सारे मौलिक अधिकार हमारे भारतीय नागरिकों को देकर चले गए। इसके बाद फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करके चले गए। तो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो मौलिक अधिकार होते हैं, ठीक है, तो जो मौलिक अधिकार होते हैं ये लोगों की रक्षा करते हैं। ठीक है, जो मनुष्य हैं तो मनुष्य होने के नाते, मानव होने के नाते हमारे भारतीय नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो मौलिक अधिकार होते हैं ये जन्म से ही नागरिकों को प्राप्त हो जाते हैं, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये लोगों के कल्याण के लिए होते हैं, और जब तक सरकार इन्हें नहीं देती तब तक ये लोगों को प्राप्त नहीं होते हैं। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब जो मूल कर्तव्य है, तो मूल कर्तव्य इसलिए शामिल किए गए, तो हमारी सरकार ने सोचा कि हमने भारतीयों को या भारतीय नागरिकों को अधिकार तो बहुत सारे दे दिए, लेकिन कुछ कर्तव्य भी इनके होना चाहिए। तो फिर इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत में एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ध्यान रखना कि जो मूल कर्तव्य हैं ये हमारे मूल संविधान में इनका कोई वर्णन नहीं था। आ रहा समझ में, जब हमारा भारतीय संविधान लिखा गया था तो भारतीय संविधान में इन मूल कर्तव्यों का कोई वर्णन नहीं था। फिर बाद में एक समिति गठित हुई, उस समिति का नाम हुआ सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और इस समिति ने सिफारिश की, और इस समिति की सिफारिश को हमारी भारत सरकार ने स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद में एक संविधान में संशोधन किया। उस संशोधन का नाम नंबर होता है 42वां, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो 1976 में 1976 में यह संशोधन किया जाता है, 42वां संविधान संशोधन 1976। और इस संशोधन के तहत इन मूल कर्तव्यों को हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 क में जोड़ा जाता है,
और अनुच्छेद 51 क में इनको रखा गया था। ये दोनों ही याद रखना है आपको, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग में इन मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो संविधान के भाग 4 क में। और किस अनुच्छेद में, तो आपको ध्यान रखना होगा कि अनुच्छेद 51 क या 51 ए में इन्हें रखा गया है। आ रहा था मुझे फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद इनकी संख्या कितनी थी, तो जब इन्हें हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया था तो इनकी संख्या थी 10। कितनी संख्या थी इनकी, 10 थी। फिर वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में इनकी संख्या 11। आ रहा समझ में, कितनी संख्या इनकी वर्तमान में है, 11 इनकी संख्या होती है। तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य है यह कब जोड़ा जाता है और किस संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो इसमें क्या है, तो इसमें मौलिक कर्तव्य में लिखा है कि माता पिता या जो भी अभिभावक है उसके परिवार में, उनके घर में अगर कोई 6 से 14 वर्ष का बच्चा है तो उसे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे। ये माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है। वहीं दूसरी तरफ बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो चुका है। तो एक तरफ बच्चे का मौलिक अधिकार है और दूसरी तरफ माता पिता का या अभिभावक का ये मूल कर्तव्य है। तो ऐसे हम देखते हैं कि अब हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई, अब ये 11 हो चुकी है अब, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद में यहाँ पर ये जो 42वां संविधान संशोधन है इसे हमारे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। तो इसको लघु संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस संशोधन के तहत बहुत सारे प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में किए गए थे, इसलिए इसको 42वें संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा संविधान संशोधन था, बहुत सारे प्रावधान इसमें किए गए थे। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। इसके बाद फिर अगला देखिए स्थानीय सुशासन। स्थानीय सुशासन का मतलब क्या हो जाता है कि हमारे भारत में स्थानीय स्तर पर भी एक सरकार होगी जो अपने स्तर पर कार्य करेगी, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसको 2 भागों में बांटा गया था। एक होती है पंचायती राज और दूसरा हो जाता है नगरीय निकाय। ये 2 प्रकार की सरकार के बारे में प्रावधान हमारे भारत में किया गया है। अब जो पंचायती राज होता है तो उसे त्रिस्तरीय शासन के नाम से भी जानते हैं। तो इसको त्रिस्तरीय शासन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 3 स्तर पर होती है पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। ऐसे 3 स्तर पर कार्य करती है, इसलिए इसको 3 टियर पंचायती राज कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, या त्रिस्तरीय पंचायत इसको कहते हैं। इसके बाद फिर संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 ये किया जाता है। और इसमें कौन सा भाग जोड़ा जाता है, तो याद रखेंगे भाग 9। और कौन से अनुसूची जोड़ी गई, तो आपको याद रखना होगा अनुसूची 11 इसमें जोड़ी जाती है। और इन पंचायतों को कितने कार्य दिए गए हैं, तो इन पंचायतों को 29 कार्य इन्हें दिए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो ग्राम पंचायतें होती हैं या जो पंचायती राज होता है इन्हें कितने कार्य दिए गए हैं, तो इन्हें 29 कार्य 29 कार्य दिए गए हैं। बाकी इनकी जो पूरी डिटेल है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तो हम सिर्फ इनकी विशेषताओं के बारे में आपको बता रहे हैं। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें नगरीय निकाय के बारे में। जो नगरीय निकाय होते हैं तो ये कहाँ पर कार्य करेंगे, तो ये नगरीय स्तर पर या शहरी स्तर पर कार्य करते हैं। तो हमारे भारत में 8 प्रकार के नगरीय निकायों का प्रावधान है, लेकिन विशेषकर हम देखते हैं कि ज़्यादातर राज्यों ने 3 प्रकार के नगरीय निकायों को या नगर पालिकाओं को अपनाया है। तो इसमें हम देखते हैं कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, ये 3 स्तरों को या 3 निकायों को ज़्यादातर राज्य की सरकारों ने एडॉप्ट किया है या अपनाया है। अब इसके बाद में इन्हें किस संविधान संशोधन के तहत इस हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, तो इसके लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ था, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। इसके तहत हमारे भारतीय संविधान के भाग 9 में इसे जोड़ा जाता है। तो आपको याद रखना है, तो संविधान का भाग 9A या 9क ये जोड़ा जाता है और इसमें इन नगरीय निकायों का प्रावधान किया गया है। इसके बाद संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी जाती है, तो संविधान में अनुसूची 12 ये जोड़ी जाती है। और ये जो नगरीय निकाय होते हैं तो इन्हें कितने काम सौंपे गए हैं, तो इन्हें 18 कार्य सौंपे गए हैं। जैसे नगर निगम के कितने कार्य होते हैं, 18 होते हैं। जो नगर पालिकाएं होती हैं उन्हें कितने कार्य सौंपे गए,
18। नगर पंचायतों को कितने सौंपे गए? 18। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो नगरीय निकाय होते हैं ये अपने शहरी क्षेत्र में कार्य करते हैं और 18 प्रकार के कार्य करते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये अपने अपने स्तर पर ये विधायिका भी होती हैं। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था MPPSC में कि जो ग्राम पंचायत होती है तो ग्राम पंचायत अपने स्तर पर क्या होती है? तो ग्राम पंचायत अपने गांव के स्तर पर विधायिका होती है। मतलब ग्राम पंचायत अपने गांव के लिए कोई सा भी नियम बना सकती है और उसमें हमारा कलेक्टर है या जो तहसीलदार है ये इसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकते। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर स्थानीय स्वशासन यह संविधान की विशेषता थी जो समाप्त होती है। अब इसके बाद देखिए अगली विशेषता है आपात उपबंध। और जो आपात उपबंध है इसका संविधान में कहाँ पर प्रावधान है? तो संविधान के भाग 18 में इसका प्रावधान है और 3 प्रकार के आपातकालीन उपबंध किए गए हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो जब भारत में संकट की स्थिति उत्पन्न होती है या आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस समय हमारे भारत के राष्ट्रपति 3 प्रकार की अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं, जिसमें पहली शक्ति होती है राष्ट्रीय आपातकाल और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। इसके बाद फिर दूसरा आता राष्ट्रपति शासन, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है। फिर इसके बाद में इसी राष्ट्रपति शासन को हम राज्य में आपातकाल भी कहते हैं, लेकिन सरल शब्दों में इसको हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इसके बाद फिर तीसरी शक्ति होती है वित्तीय आपातकाल, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है। तो ये तीनों ही आपातकाल के अनुच्छेद आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। जब राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ेंगे अपन तो इसमें आपको पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, फिर इसके बाद में कब कब लगा है और इसके बाद में इस समय क्या क्या होता है। आ रहा समझ में? ये सब आपको मैं राष्ट्रपति का टॉपिक जब कार्यपालिका का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा डिटेल में आपको मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें संविधान की विशेषताओं में अगला है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। इसका मतलब होता है कि हमारे भारत में एक तरफ तो संसद को यह अधिकार दिया गया है कि हमारे भारत के लिए कानून का निर्माण करें या फिर विधि का निर्माण करें और किसी भी दूसरे देश के दबाव में आकर कार्य न करें, स्वतंत्र होकर निर्णय लें। ऐसे संसद को हम संसदीय संप्रभुता कहते हैं। फिर इसके बाद में दूसरी तरफ हमारे भारत में जो न्यायपालिका है तो न्यायपालिका को सर्वोच्च माना गया है या हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट को शीर्ष माना गया है। अब इन दोनों के बीच में समन्वय कैसे हो? ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है कि अगर हमारे भारत में संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है तो वहीं दूसरी तरफ हमारे न्यायपालिका को, सर्वोच्च न्यायालय को भी यह अधिकार है कि अगर संसद ऐसा कोई कानून बना दे, संसद ऐसी कोई विधि बना दे जिससे हमारे भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो या देश में हिंसा की संभावना हो या हिंसा भड़कने की संभावना हो, तो ऐसी विधि को, ऐसे कानून को हमारा सर्वोच्च न्यायालय रद्द कर सकता है या उसे शून्य घोषित कर सकता है। ठीक है, एक तो ये समन्वय हुआ। दूसरी तरफ क्या है? तो दूसरी तरफ ये है कि हमारे भारत में यदि हमारी न्यायपालिका मतलब हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अगर अपनी शक्तियों का मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो हमारी संसद इनकी शक्तियों में संशोधन करके कमी कर सकती है, इनकी शक्तियों में कटौती कर सकती है। तो ऐसे दोनों के बीच में समन्वय हमारी संविधान निर्माताओं ने स्थापित किया है। आ रहा समझ में? ठीक है, तो ये ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया है कि जैसे अपन ब्रिटेन में देखते हैं कि संसद सर्वोच्च है, संसद ने जो पारित कर दिया वो सबको मानना पड़ेगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका में हम देखते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अगर न्यायपालिका ने कुछ घोषणा की है तो वह सबको मानना पड़ेगा। अगर न्यायालय ने कोई आदेश दिया है तो वह सर्वोच्च है, वहाँ पर सबको मानना होता है। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में दोनों को ही बैलेंस किया गया है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए इसमें अगली विशेषता हो जाती है संविधान की सर्वोच्चता। तो भारत में संविधान सर्वोच्च है, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे हमारे राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि संविधान से ऊपर कौन है? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हमारे भारत में संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। जो भी संविधान का उल्लंघन करेगा उसको उसकी सजा अवश्य मिलेगी। इसके बाद फिर अगला है संसदीय शासन प्रणाली। तो हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और यह प्रणाली हमने ब्रिटेन से प्राप्त की है या ब्रिटेन से एडॉप्ट की है, ब्रिटेन से ली है।
तो संसदीय शासन प्रणाली में हम देखते हैं कि हमारे भारत में लोकसभा, राज्यसभा, ये 2 सदन होते हैं। इसमें लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। इसके बाद में इसमें कार्यपालिका होती है और यह कार्यपालिका विधायिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका मतलब हमारी सरकार, तो हमारी सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, इनको जवाब कहाँ देना पड़ता है? तो हमारी लोकसभा में जवाब देना पड़ता है। तो इस प्रणाली को हम कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली। इसके बाद फिर अगला आ जाता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब हो जाता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, आ रहा समझ में, और राज्य न तो किसी धर्म को बढ़ावा देगा और न ही राज्य किसी धर्म को हतोत्साहित करेगा, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, उसे कहते हैं पंथ निरपेक्ष। और यह पंथ निरपेक्ष शब्द पहले हमारी संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। ये तो कब जोड़ा जाता है? तो यह तो 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा यह पंथ निरपेक्ष शब्द हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया था, पहले यह नहीं था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद देखिए फिर अगली विशेषता आ जाती है संघात्मक संविधान किंतु एकात्मकता की ओर झुकाव। तो हमारे भारत में संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो भारत किससे मिलकर बना है? राज्यों से मिलकर। ठीक है, तो हमारे भारत में आज हम देखते हैं कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनको मिलाकर क्या कहा जाता है? संघ। तो ऐसी स्थिति में क्या है? भारत एक संघात्मक है। इसके बाद फिर हमारी केंद्र सरकार को संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, राज्य सूची के विषयों पर राज्यों को कानून बनाने का, विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या है? सभी ये संघ है, संघात्मक स्थिति है। लेकिन जब आपातकाल की स्थिति होती है तो उस समय हमारा भारत कैसा होता है? भारत एकात्मक हो जाता है। मतलब उस समय फिर केंद्र सरकार जो डिसीजन लेती है वह सबको मानना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे भारत में क्या हो जाती है? ये एकात्मक प्रणाली हो जाती है। तो आज भी हम देखते हैं कि ज़्यादातर झुकाव किधर है? तो ज़्यादातर झुकाव एकात्मकता की ओर ही है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए इसके बाद देखिए अगली विशेषता हो जाती है भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण। एकात्मक लक्षण का मतलब क्या हो जाएगा कि केंद्र सरकार अगर कोई निर्णय लेती है तो उसे हम कहते हैं एकात्मक लक्षण। आ रहा समझ में? तो कुछ एकात्मक लक्षण देखिए, जैसे आपातकाल में, तो आपातकाल के समय में हम देखते हैं केंद्र सरकार जो भी डिसीजन लेती है, जो भी निर्णय लेती है, ये सभी राज्यों को मानना होता है। आ रहा समझ में? अगर उस समय कोई भी नियम, कोई भी अधिनियम अगर पारित किया जाता है हमारी केंद्र सरकार के द्वारा या हमारी संसद के द्वारा, तो ये सभी राज्यों को मानना पड़ता है। तो ये कैसा एक लक्षण हुआ? एकात्मक हुआ। फिर इसके बाद में अगला जाता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन यह भी कौन सा लक्षण है? यह भी हमारे भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण है। आ रहा समझ में? मतलब जो राष्ट्रपति शासन है तो इस समय हमारी केंद्र सरकार के द्वारा समस्त कार्य किए जाते हैं। इसके बाद फिर अगला जाता है संविधान संशोधन करने का अधिकार केंद्र के पास। तो किसी भी राज्य को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह संविधान में खुद संशोधन कर ले। संशोधन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किससे प्राप्त है? तो ये हमारी केंद्र सरकार को प्राप्त है। इसके बाद फिर अगला लक्षण होता है एकीकृत न्याय व्यवस्था। हमारे भारत में हम देखते हैं कि जो न्यायपालिका होती है यह स्वतंत्र होती है और निष्पक्ष होकर कार्य करती है। यह न्यायपालिका किसी के दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेती। इसके बाद फिर इसका झुकाव भी किधर होता है? तो इसका झुकाव भी हमारी केंद्र की ओर होता है, न्यायपालिका का। इसके बाद फिर अगला जाता है शक्तियों का बंटवारा। तो शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में। मतलब क्या है कि हम देखते हैं कि शक्तियों का बंटवारा किया गया संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो इसमें भी ज़्यादा झुकाव किधर है? केंद्र की ओर। कैसे? तो संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में हमारी केंद्र सरकार भी, हमारी संसद भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। फिर संवर्ती सूची के जो विषय होते हैं उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है। लेकिन अगर दोनों के कानून में कोई विवाद है तो फिर केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा, जिसे हम अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। तो यह झुकाव भी किधर हुआ? केंद्र की तरफ। तो यह लक्षण भी क्या हुआ? एकात्मक लक्षण हुआ। इसके बाद फिर अगला आ जाता है
कि केंद्र राज्यों की सीमा, नाम, क्षेत्र इनमें परिवर्तन करता है। किसी भी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वह उसका नाम खुद बदल ले। किसी भी राज्य को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह अपनी सीमा में खुद परिवर्तन कर ले। ठीक है, तो किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, नाम में परिवर्तन करना, उसके क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो ये हमारी केंद्र को, मतलब हमारी संसद को दिया गया है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान। एकल नागरिकता का मतलब क्या है कि नागरिक किसके हैं? हम भारत के हैं। हम किसी राज्य के नागरिक नहीं होते। हम राज्य के तो क्या हैं? राज्य के तो सिर्फ निवासी होते हैं। तो हमारा झुकाव भी ज़्यादा किधर है? केंद्र की तरफ है। तो ये सब क्या है? एकल नागरिकता के लक्षण होते हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगली विशेषता है कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा। तो हमारे भारत में जब राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो राज्यपाल होते हैं तो राज्यपाल किसके एजेंट होते हैं? हमारी केंद्र सरकार के या हमारे राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। हमारे राष्ट्रपति महोदय जो इन्हें बोलेंगे ये इनको करना पड़ेगा। आ रहा समझ में? तो इसलिए इनका झुकाव भी किधर होता है? केंद्र की ओर। तो ये सब क्या हुए? ये सब एकात्मक लक्षण हुए हमारे भारतीय संविधान के। इसके बाद अब देखते हैं भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण। अब संघात्मक का मतलब क्या हो जाता है? तो संघात्मक का मतलब होता है कि हमारे भारत किसका संघ है? राज्यों का संघ है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें अगला आता है भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण। तो यहाँ पर संघात्मक का मतलब क्या है? तो संघात्मक का मतलब होता है कि हमारा भारत किससे मिलकर बना है? तो हमारा भारत राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, तो इन सभी से मिलकर क्या बना है? हमारा भारत। इन्हीं को मिलाकर हम क्या कहते हैं? भारत कहते हैं। तो जो हमारी केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार उसके विषयों पर कानून बनाती है, और जो राज्य सूची के विषय होते हैं तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार हमारे राज्यों को दिया गया है। तो इस प्रकार का जो लक्षण होता है इसको हम संघात्मक लक्षण कहते हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन से आ जाते हैं। तो पहला देखिए यहाँ पर संविधान संशोधन के जटिल प्रक्रिया। अब कुछ ऐसे संशोधन होते हैं जब राज्यों को भी उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है, राज्यों की सहभागिता भी अनिवार्य होती है। जैसे हमारे भारत में जब पंचायती राज का गठन किया गया था, मतलब 73वां और 74वां संविधान संशोधन जब किया गया था, तो उसमें राज्यों की भी सहमति प्राप्त की गई थी, राज्यों से भी अनुमति ली गई थी, तब जाकर 73वां और 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आते हैं। ठीक है, तो ये होता है संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया। मतलब दोनों सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जब काम करेगी तो वह क्या कहलाएगा? संघात्मक। इसके बाद फिर अगला आ जाता है केंद्र तथा राज्यों में पृथक सरकारें। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार अलग अपना काम करती है, राज्य सरकार अपने राज्यों में काम करती है। आ रहा समझ में? तो ऐसे दोनों सरकार अपने अपने स्तर पर काम करती है, दोनों मिलकर काम करती है, तो इसको हम कहते हैं संघात्मक लक्षण। इसके बाद फिर अगला जाता है संसद में उच्च सदन राज्यसभा की उपस्थिति। मतलब ये हुआ कि जो राज्यसभा है तो राज्यसभा में कौन लोग होते हैं? ये राज्य के सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को किसके द्वारा चुना जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों को राज्यों की विधानसभा के विधायकों के द्वारा चुना जाता है, और ये सदस्य राज्यसभा में जाकर राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यह भी किसका लक्षण है? संघात्मक लक्षण है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है लिखित संविधान। तो चाहे केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकार की बात करें, तो दोनों के लिए संविधान किस में है? लिखित में है। दोनों के लिए प्रावधान लिखित में किए गए हैं ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद फिर अगला आ जाता है संविधान की सर्वोच्चता। चाहे राज्य सरकार की बात हो चाहे केंद्र सरकार की बात हो, दोनों के लिए सर्वोच्च क्या है? संविधान है। दोनों ही सरकार संविधान का उल्लंघन करके कोई भी कार्य नहीं करेगी। आ रहा समझ में? तो संविधान दोनों के लिए सर्वोच्च होता है, तो यह भी संघात्मक लक्षण है। इसके बाद फिर अगला जाता संघ एवं राज्यों की भी शक्तियों का विभाजन।
तो केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है और जो राज्य सूची के विषय होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। मतलब ये कि जो संघ सूची के विषय हैं, संघ सूची के विषयों पर, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को है। और जो राज्य सूची होती है, स्टेट लिस्ट होती है, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? राज्य की सरकारों को। तो ऐसे दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है और दोनों अपने अपने विषयों पर कानून बनाने की शक्ति रखती है दोनों सरकारें। तो ये भी किस प्रकार का लक्षण है? तो ये भी संघात्मक लक्षण है। इसके बाद फिर अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका। और जो स्वतंत्र न्यायपालिका, इसका मतलब ये है कि केंद्र के स्तर पर हम देखें तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट काम करता है, और वहीं राज्यों के स्तर पर हम देखें तो हाई कोर्ट काम करता है। तो हाई कोर्ट भी राज्य के स्तर पर बिल्कुल स्वतंत्र होकर कार्य करता है, और केंद्र के स्तर पर हमारा सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल स्वतंत्र होकर कार्य करता है। किसी के दबाव में आकर निर्णय नहीं लेता हमारा सुप्रीम कोर्ट, और राज्यों में हमारे हाई कोर्ट किसी के दबाव में आकर कोई डिसीजन नहीं लेते। ठीक है, तो ये होती है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो यह भी किसका लक्षण है? संघात्मक का लक्षण होता है। इसके बाद फिर देखिए अगला आ जाता है भारतीय संविधान की आलोचना। तो अभी हमने आपको ये सब बताया है भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। अब कुछ आलोचनाएं भी हमारे भारतीय संविधान की जाती है। तो किन आधारों पर भारतीय संविधान की आलोचना की जाती है? तो इसमें देखिए पहला पॉइंट आता है गांधीवाद से दूर संविधान। इसका मतलब ये हो जाता है कि जब संविधान बनाया गया था तो उस समय हमारे गांधी जी ने बहुत सारे प्रस्ताव रखे थे। तो गांधी जी ने जो प्रस्ताव रखे थे उनके प्रस्तावों को स्वीकार कम किया गया है। गांधी जी ने ज़्यादा से ज़्यादा पंचायती राज के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नगरीय निकायों के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा कल्याणकारी योजनाओं के बारे में प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन गांधी जी के सारे प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए गए। हालांकि कुछ प्रावधानों को स्वीकार करके संविधान में शामिल किया भी गया है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। तो इसलिए जो हमारा भारतीय संविधान है ये गांधीवाद से दूर है। दूसरा इसमें आ जाता है आलोचना का पॉइंट कि भारतीयता विरोधी होता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा भारतीय संविधान है ये कभी कभी हमारे भारतीय नागरिकों के प्रति विरोधी भी हो जाता है। मतलब कुछ इसमें ऐसे प्रावधान है कि अगर कोई भी थोड़ा बहुत भी गलत कार्य किया है तो उन्हें सजा दी जाती है। आ रहा समझ में? तो ये हमारे भारतीय लोगों के भी विरोधी है। इसके बाद फिर उस समय हम देखते हैं कि ज़्यादातर ये जो संविधान बनाया गया था तो ये हमारे भारतीय लोगों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया था। ये तो जहाँ से जो विदेश में जो संविधान बना हुआ था उसको हमने अडॉप्ट किया और वैसा का वैसा हमारे भारतीय संविधान में शामिल कर लिया। तो इस आधार पर भी हम देखते हैं कि भारतीयता का विरोधी होता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है 1935 के अधिनियम की नकल की गई है। मतलब ये कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया था ब्रिटेन सरकार के द्वारा हमारे भारत में, तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रावधान को हूबहू भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो भारतीय या भारत शासन अधिनियम 1935 था और इसमें जो अनुच्छेद कितने थे? 321। तो जो 321 अनुच्छेद थे, इन 321 अनुच्छेद में सीधे के सीधे 200 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान में शामिल कर लिए गए। सीधे के सीधे कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो ऐसी अनुच्छेद जो भारत शासन अधिनियम 1935 था इसकी नकल की गई है। इसके बाद फिर अगला इसमें आलोचना का पॉइंट आता है उधार का संविधान। अब उधार का संविधान का मतलब ये है कि हमारा जो भारत का संविधान तैयार किया गया है तो इसमें कई देशों से हमने उधार लिया है। जहाँ से हमको जो प्रावधान अच्छा लगा उसको हमने अडॉप्ट किया और हमारे भारतीय संविधान में उसे शामिल कर लिया। तो ये उधार का एक संविधान है, मतलब हमारा भारतीय संविधान उधार का एक बोरा है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है अधिक बड़ा है। मतलब ये कि हमारे भारतीय संविधान में भाग कितने हैं? 22, अनुच्छेद कितने? 395, अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12। तो इतनी अनुसूचियाँ, इतने अनुच्छेद, इतने भाग विश्व के किसी भी देश के संविधान में नहीं है। तो ये हमारे भारत में सबसे बड़ा संविधान और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, जो कि इतने बड़े संविधान की आवश्यकता ही नहीं थी। अमेरिका में बहुत छोटा संविधान है, आ रहा समझ में? और हमारे यहाँ से कई गुना ज़्यादा टाइट रूल है वहाँ पर, और हमारे यहाँ पर इतना प्रावधान होते हुए भी यहाँ पर ठीक से शासन व्यवस्था संचालित नहीं हो पाती। ठीक है, तो अधिक बड़ा संविधान है हमारे भारत का, इस आधार पर भी आलोचना की जाती है। अगला पॉइंट आता है इसमें वकीलों का स्वर्ग इसे कहा गया है। तो भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग इसलिए कहा गया है क्योंकि जब संविधान बनाकर तैयार किया गया था तो संविधान निर्माता कौन थे? तो संविधान निर्माता ज़्यादा लोग तो वकील ही थे। मतलब जो
लॉ की शिक्षा प्राप्त किए हुए थे वही लोग संविधान का निर्माण किए थे। और इसके बाद में जो नेता लोग थे तो नेता लोग भी ज़्यादा सब वकालत किए हुए थे। आ रहा समझ में? इसलिए तो अपन देखते हैं कि जो भारतीय संविधान की भाषा होती है बहुत टफ होती है, क्लिष्ट होती है। इंग्लिश पढ़ने वालों को भी कभी कभी उसकी टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती। इसके बाद जब उसका इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ तो हिंदी पढ़ने वालों को भी संविधान की भाषा कभी कभी समझ में नहीं आती। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसको वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। किसको? हमारे भारतीय संविधान को। क्यों? क्योंकि संविधान का निर्माण किसने किया है? तो जो वकील लोग थे उन लोगों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर भारतीय संविधान की आलोचना भी समाप्त हो जाती है। और भारतीय संविधान की आलोचना के साथ ही आज का हमारा टॉपिक भारतीय संविधान की विशेषता का टॉपिक भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी IAS एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।